टेक्निकल तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को लूटा और फिर ये सारे इकट्ठे होके अब मुसल्लत हैं और उसके बाद कवानीन में तब्दीलियां करके इन्होंने अपने आप को वो बचा लिया उस सारी करप्शन को। तो कोई मुल्क इनके साथ निगोशिएट या इनके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। परवेज लाई की जो हुकूमत हटाई गई, समी साहब मैं 5 दिन से काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे इंकशाफात आया, किस किस को अगवा किया गया, किस किस को कहाँ ले जाया गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन इनकी मौत बन चुका है, इन्हें पता है इलेक्शन हुए तो इमरान खान नहीं रुक सकता। अब लाहौर में एक मोटू गैंग बनाया पुलिस अफसर का इन्होंने, उसने आपका भी नाम डिस्कस किया है कि एक केस में 3 सहाफियों का, कि यार किसी तरह इन्हें लाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। हमारे साथ हैं हमारी को एंकर रीना इलियास और फ़ख्र रहमान साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मारूफ साहबी। इसके अलावा नीलम अरशद हमारी रिपोर्टर हैं जो आजकल हाई कोर्ट को कवर करती हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ख़ुसूसी तौर पर मेरे कायद जनाब आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया और लंदन से मीर इकराम, क्योंकि वहाँ पर फिर एक एक्टिविटी शुरू होने वाली है, बल्कि हो चुकी है, तो उनसे ये लेंगे। आज के जो मौज़ूआत हैं वो पाकिस्तान की सियासत है और अभी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है जिसको पाकिस्तानी मीडिया उठा नहीं रहा वो ये है कि चाइना ने श्रीलंका को तो 2 साल कर्ज़े की छूट दे दी है, मॉनिटरम लगा दिया उन्होंने कि ठीक है 2 साल तक आपका जो पेमेंट आपने कर्ज़े की हमें वापस करनी है, आपकी इक्तिसादी हालत को देखते हुए हम उसको आपको 2 साल की छूट दे देते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के हवाले से ये फ़ैसला नहीं हुआ और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि कोई चीन पाकिस्तान का दोस्त नहीं है या पाकिस्तान को चीन ने अबैंडन कर दिया, हरगिज़ नहीं। चीन पाकिस्तान का उसी तरह दोस्त है जो जैसे पहले दोस्त था। लेकिन इस वक्त जो टोला यहाँ पर इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ है, हुक्मरानी जो कर रहा है, उन पर किसी को एतबार नहीं है। इनकी जो चोरी डकैती डालने की जो इनमें सलाहियतें मौजूद हैं और जिस टेक्निकल तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को लूटा और फिर ये सारे इकट्ठे होके अब मुसल्लत हैं और उसके बाद कवानीन में तब्दीलियां करके इन्होंने अपने आप को वो बचा लिया उस सारी करप्शन को। तो कोई मुल्क इनके साथ निगोशिएट या इनके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये झूठ किस तरह बोलते हैं। अमूमी तौर पर जो बंदा झूठ बोल रहा होता है कि उसके चेहरे पे कभी नदामत भी आ जाती है, कभी वो शर्मा भी जाता है, कभी खुदा का खौफ भी आता है। लेकिन मैं अभी आपको मरियम नवाज साहबा के झूठ सुनवाऊंगा और फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे आप यकीन कीजिए, मैं मुझे गोएबल्स की रूह तड़प रही होगी। वो कहता था इतना झूठ बोलो, ऐसे झूठ बोलो कि सच लगने लग जाए। और मैं आपको झूठ सुनवाता हूँ अभी मरियम नवाज साहबा के। सबसे पहले तो जो उन्होंने बात कही कि 75 साल में से अगर 9 साल नवाज शरीफ के निकाल दें तो पीछे क्या बचता है, ये खुद ही सुन लीजिए और फिर खुद ही फैसला कीजिए। कौन गवाह है कि जब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तब तब पाकिस्तान ने यू टेक ऑफ किया। हर बार जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो महंगाई भी कम हुई, पाकिस्तान के अंदर तरक्की भी आई, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मंसूबे भी आए। और अल्लाह ताला का फजल है, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं, आपको गवाह बनाकर कह सकती हूं कि पाकिस्तान के 75 साल में अगर नवाज शरीफ के 9 साल निकालो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता अगर 9 साल निकाल दो। इसमें कोई शक नहीं कि 9 साल में ऐसी तबाही फैलाई है उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान को खंडर ही बना के रख दिया है। ये है वो सच। लेकिन कोई लहजे में आपको कोई कहीं थोड़ी बहुत भी कोई शर्म महसूस हो रही हो, कोई घबराहट महसूस हो रही हो, कितना पक्का मुंह है, किस कदर, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कॉन्फिडेंस से इस मुल्क में अगर कोई झूठ बोल सकता है तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहब ही हैं। अब उनके अज़ाइम, भट्टी साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन अब वो चाहती क्या हैं?
वो कहती हैं इमरान खान को, जो इस वक्त पॉपुलर लीडर है, जिसकी जमात सबसे पॉपुलर तरीन जमात है, कह रही हैं कि इस फितने को सियासत से निकाल दो। कैसे निकालेंगे इस फितने को सियासत से? वजीराबाद में तो गोलियां मरवाई इन्होंने, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। अब किस तरह से निकालेंगे सियासत में से, ये मैं आपसे करता हूं सवाल, लेकिन पहले जो उन्होंने फरमाया जरा वो सुन लें। वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इनके अब्बा जान तोशा खाना से नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ ले गए, और इमरान खान ने जो घड़ी बेची, जो उनके पास जो तोशा खाना से कीमत दे के उन्होंने वसूल की और तोहफे को बेचा और उसको डिक्लेयर भी किया। लेकिन ये जो गुफ्तगू है, इसमें जो झूठ है, इसमें जिस तरीके से मैसेज है, और फिर अगर आप जहन में लेके आएँ जो शेख रशीद के साथ हुआ, जो इमरान रियाज के साथ हुआ, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो इमरान रियाज के साथ हुआ, जिस तरह साबिर शाकिर यहाँ से भागा, जिस तरह डॉक्टर मुईद पीरज़ादा उसके साथ जो हुआ, जो अयाज अमीर के साथ हुआ, उस बूढ़े शख्स, बूढ़ा तो मैं नहीं कहता, खफा हो जाते हैं वो, लेकिन एक तजुर्बाकार और सीनियर साफ़ी, उनके साथ ये जो कुछ हुआ। अब ये गुफ्तगू, अभी वो कह रहे हैं कि फितने को निकालना है। भट्टी साहब मुझे बताइए, अब अगली किस किस की बारी है? आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद मिलत गुजारिश है कि आपने फरमाया सियासी नहीं, आजकल इंतकामी हालात चल रहे हैं, इंतकामी सूरत हाल चल रही है। सियासत को दफन कर दिया है इस हवस, लालच और इक़्तिदार के भूखों ने। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा फरमा रही थी, मैं हैरान हूं कि मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले मैं कुछ लोगों से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला शख्स देखूं। मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला पूरी करता नहीं करता, ये तो रब बोला। उन्होंने कहा 9 साल नवाज शरीफ के निकाल दे तो खंडरात है। खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शान थी। खंडरात वतन अजीज़ को मोहतरमा आपने, आपके वालिद ने, आपकी जमात ने बनाया। आपके वालिद 81 में इक़्तिदार में आए, 81 से लेकर आज 23 तक आपके इक़्तिदार के 30 साल हैं। पंजाब में हुक्मरान आप हैं। आप परसों रात निगरानों को बुला के कहती हैं ये 4 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, ये 3 वुज़रा को पकड़ो, मुझे इस हफ्ते में इनकी गिरफ्तारी चाहिए। पकड़ो, वो पकड़ो, लंदन नहीं भागेंगे। हाँ, नवाज शरीफ इमरान खान फितना है, क्योंकि सारी उम्र ये लूट मार करते थे। इन्हें एनआरओ लेने की आदत थी। नवाज शरीफ ने एनआरओ नहीं दिया, इमरान खान ने एनआरओ नहीं दिया, वो वाकई फितना है। उसने 9 अप्रैल को हुकूमत छोड़ दी, इक़्तिदार छोड़ दिया। फितना है कि उसने फितनों को लूट मार की इजाज़त नहीं दी, इक़्तिदार छोड़ दिया। परवेज़ लाई की जो हुकूमत हटाई गई, समी साहब मैं 5 दिन से काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे इंकशाफात आए, किस किस को अगवा किया गया, किस किस को कहाँ ले जाया गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 9 साल तो आपके वालिद साहब ने 5 साल पूरे किए। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आपकी स्टपनी थी, आपके सगे चचा अब कमो बेशतर 10 माह से मुल्क के वज़ीर आज़म है। भाई आपने इस मुल्क में गिद्ध ख़त्म कर दिए, इतना लूटा इस मुल्क को, इतना खाया। फितना उसको इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारी लूट मार के रास्ते में उसने दयानत की दीवार खड़ी कर दी, तुम्हारी लूट मार के रास्ते में उसने एनआरओ का चैप्टर क्लोज कर दिया, तुम्हारी इंडिया के सज्जन जंदाल की दोस्ती में उसने कश्मीर का सौदा नहीं होने दिया, तुम्हारी लूट मार में उसने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसकी तुम लॉबियां करते रहे। वो कितने जुल्म करोगे कि आप समी इब्राहिम साहब नहायत एहतराम से, इसे सियासी नहीं, इसे इंतकामी दौर कहें,
अभी ये धमकी उनकी है, पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, उन्होंने कहा और दूसरी बात बता दूं, आप इमरान रियाज, मैं तो वैसे ही फकीर आदमी, 4 सहाफी इनकी हिट लिस्ट पे है। मैंने इसके लिए पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे को भी मैसेज पहुंचा दिया, हमें इनसे जान का खतरा है, और खुद PSO टू PM और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को कहा मैं PM से चाहता हूं, उनमें आपका भी नाम है, मैंने आपकी इजाजत के बगैर हम कह रहे हैं कि हमें कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। लाहौर में छोटू गैंग और मोटू गैंग पुलिस का बनाया है, वो मुकदमात के मुद्दई ढूंढ रहा है, झूठे किस पे कराने हैं। समी साहब, आखिर मेरी अदब एहतराम से गुजारिश है, हमारे अदारे क्यों सोए हुए हैं, वो क्यों खामोश है? वो तो कहते हैं कि निगरान हुकूमत का काम है 90 दिन में इलेक्शन कराना, 22 दिन हो गए हैं, इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। वो कहते हैं तबादले पोस्टिंग नहीं कर सकते, पूरा पंजाब अखाड़ बिछाड़ कर दिया। आखिर एस्टेब्लिशमेंट तो मेरी भी है ना, अदारे आपके भी हैं, हमारी जान माल इन पर कुर्बान है। अगर उनके 2-4 लोग कहीं गलत कर रहे हैं तो रोको, खुदा के वास्ते रोको, आप हमारे हो, आप ऐसा ना होने दो, इन्हें रोको। एब्सोल्युटली, इनका नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तासुर ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ये सब कुछ वो करवा रहे हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये बात कही, लेकिन मैं एक इस सारे माहौल में हमें एक सिल्वर लाइनिंग भी नज़र आ रही है। हमें कुछ लोग अदलिया में हमें इस तरह हिम्मत से, दलेरी से फैसला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और आज अगर मैं जिक्र ना करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी, मैं इस कौम के साथ और अपने साथ नाइंसाफ़ी करूंगा। आज उन्होंने शेख रशीद साहब के हवाले से जिस तरह जो FIRs थी लसबेला में, मोचको में, और उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जो उन्होंने वो उस सारी FIRs को जिस तरह से सस्पेंड किया, और शेख रशीद साहब की जो यहाँ से जो ट्रांसफ़र थी, जो कि हुकूमत कोशिश कर रही थी कि उनको सिंध पहुँचा दिया जाए, और फिर जैसे अलीम आदिल शेख वहाँ पे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनके साथ जैसे हुआ था, ताकि शेख रशीद, यहाँ पर भी तशद्दुद हुआ है, मेरे पास इत्तला है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उस 73 साल सियासतदान के साथ उस दिन ज़्यादती हुई है। 5 फरवरी को यौम कश्मीर, वो शख्स जो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता था, जो कश्मीर की बात करता था, उसको यहाँ पर जो किया उसके साथ मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। इंडियन मीडिया ने भी इसको बड़ा कुछ उछाला है और किया है। मुझे नहीं पता कि ये इंडिया को खुश करने की भी कोशिश हो सकती है, लेकिन आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जिस बहादुरी से जहाँ पर कानून की बालादस्ती के लिए जो ऑर्डर पास किया है, उसकी तफसील नीलम अरशद हमारी जो रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने हमें ज्वाइन किया, यहाँ पर मौजूद थी, तो इनसे पूछते हैं। नीलम, कुछ बताइए हमें, आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के फैसले ने तो वो जो सारे अज़ाइम थे जरदारी साहब के या बिलावल के, उनको खाक में मिला दिया कि वो शेख रशीद को वहाँ पे कराची की और सिंध की जेलों में जो उनका मंसूबा था, उनके साथ जो कुछ भी करना था, अभी तो आज तो वो नाकाम हो गया। बिल्कुल समी साहब, आज की जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी ही अहम थी, सबकी नज़रें आज की समाअत पे थी, क्योंकि बड़ा ही अहम केस था जिसमें हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि किस तरह से शेख रशीद को मुख्तलिफ जो जेलें हैं, मुख्तलिफ शहरों की वहाँ पर भी घसीटा जाए। जब समाअत शुरू हुई तो आपको बताएं कि जो पंजोता ब्रदर्स हैं, जो कि शेख रशीद की तमाम तर जो मामलात हैं कानूनी उसमें मुआवनत करें, उनकी तरफ से अदालत से ये इस्तदा की गई, बताया गया कि किस तरह से अभी उनको यहाँ की जो जेल है मकामी, यहाँ पर रखा गया, और एक ही मुकदमे में 3 जगहों पर FIRs जो हैं उनका इंदराज करवाया जा रहा है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए। कहा कि ये तो कानून के बिल्कुल मुनाफी है, एक ही वक़ूए पर 3 मुख्तलिफ जगहों पर FIRs कैसे दर्ज हो सकती हैं, और जब एक मुकदमे पर जब FIR हो जाती है तो भले उस पर 3 मुकदमात भी बनाए गए, 3 FIRs भी कटवाई गई हों, तो उसमें जो एक गिरफ्तारी होती है उसका मतलब ये होता है कि तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी हो चुकी है। ताहम जो जिस तशद्दुद का आप जिक्र कर रहे हैं, आज उनके जो वकला हैं उनकी तरफ से दौरान समाअत भी इस चीज़ का जिक्र किया गया, वकला की तरफ से निशानदेही की गई कि कुर्सी पर 6 घंटे तक रखकर शेख रशीद पर तशद्दुद किया गया। ना सिर्फ इनसे इंटरोगेशन की गई उस तमाम तर बयान की जो कि साबिक सदर से मुतालिक उन पर लगाया गया है कि किस तरह से वो हुआ, बल्कि उन पर तशद्दुद भी
किया गया। तो ये इंटेरोगेशन का ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दौरान समात ये भी कहा कि पोली क्लिनिक अस्पताल में जब लेकर जाया गया, वहाँ से पूछगछ कर ली गई, तो ये जो सिलसिला है समझ नहीं आ रही कि कब रुकेगा। लेकिन समी साहब, इसमें यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस तमाम तर समात के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता हुकूमतों के दौर में जो मुकदमात हुए उनका अहवाल भी बताया, उनका जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा दौरान समात कि लगता है कि वही सब कुछ हो रहा है जो आप इनके खिलाफ करते रहे। वो कौन से 2 मुकदमात थे, जिसमें एक तो MDPTV का हमला था दहशतगर्दी से मुतालिक, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का मुकदमा था, उसका जिक्र किया गया, जिस पे जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि लग ये रहा है कि जो कुछ आप लोगों ने इनके साथ किया वो आज आप लोगों के खिलाफ हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा। इससे कभी भी समी साहब आपको बताएं कि जो जुम्मे के रोज़ समात हुई थी उसमें भी जस्टिस साहब की तरफ से बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए गए और यही कहा गया कि समझ में नहीं आ रहा कि एक मुकदमा ख़त्म होता है जिसमें अदालत ज़मानत दे देती है, तो बाहर जब मुलजिम निकलता है तो उस पर दूसरा मुकदमा जो है वो बनाया जाता है और दूसरे मुकदमे में उसे जेल में घसीट दिया जाता है। ताहम जो बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसमें यह कहना चाहिए कि हुकूमत के अरमान जो है वो पानियों में बह गए, कि उसमें जो दीगर शहरों में जो कार्रवाइयाँ हैं, जो FIRs के इंदराज हैं शेख रशीद के खिलाफ, उसको अदालत ने रोक दिया है, मुअत्तल कर दिया है और ये कहा है कि ये कानून के मुनाफी है। साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल है, नोटिस जारी किए गए हैं 16 फरवरी के लिए, और जुमेरात को जो मजीद समात होगी उसमें जो मजीद दीगर जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम आज की जो समात थी उसमें जो मुख्तलिफ शहरों में होने वाली कार्रवाइयाँ हैं उनको गैर कानूनी करार देते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मुअत्तल कर दिया है और मजीद जो कार्रवाई है उसे 16 फरवरी तक बढ़ाया। बड़ा नीलम, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने बताया जिस तरीके से, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में भी ये होता रहा, उसका हवाला दिया। और हम तो ये कहते हैं कि अगर माजी में भी अगर ऐसा हुआ तो वो गलत हुआ, उसकी मजम्मत होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। किसी को उसके ख्यालात की बुनियाद पर, उसके बयान की बुनियाद पर अगर आप टॉर्चर करें, माजी बईद में ऐसा होता था, लेकिन माजी करीब में ये सिलसिला रुक गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान की ये जो ट्राइका इसने जो हुकूमत संभाली है, तो उसके बाद वो पुराने टैक्टिक्स, जागीरदाराना टैक्टिक्स, दुश्मनों को टॉर्चर करने का, जैसे नाज़म जोखियों के साथ इन्होंने किया, ये पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ वही करना चाह रहे हैं। और हम सबको पता है कि नाज़म जोखियों को किस तरीके से पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे बचाया, किस तरीके से उस ख़ानदान को मजबूर किया और कितने कत्ल हुए सिंध में सहाफ़ियों के। तो ये वही एक फैशिज़म, वही डराना धमकाना ताकि लोग डर जाएँ, खामोश हो जाएँ, ये वही मामला इन्होंने दोबारा शुरू किया। लेकिन अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे जज मौजूद हैं तो फिर एक सिल्वर लाइनिंग है, वो जिसे कहते हैं ना कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। थैंक यू नीलम, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा फ़ख्र से बात करूँगा और लंदन में हमारे नुमाइंदे मीर इकराम, क्योंकि बड़ा अहम डेवलपमेंट हो रही है। आर्मी चीफ भी लंदन में है, अगरचे वो UK के जो ऑफिशल्स हैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अहम जो खित्ते में जो तब्दीलियाँ उसके हवाले से बात होंगी। लेकिन नून लीग वाले यहाँ पर बड़ी अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मीर इकराम से पूछते हैं कि वहाँ पर क्या इस वक्त चल रही है गुफ्तगू और मियाँ साहब क्या कर रहे हैं। फिर मैं आता हूँ फ़ख्र की तरफ और भट्टी साहब आपकी तरफ। मीर इकराम, आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। मीर साहब, नवाज शरीफ और उनके जो हवारी हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी जनाब ये वो बड़ी बढ़ के सड़कें मार रहे हैं, तो क्या कोई मियाँ साहब के आने का भी टाइम है? कोई इलेक्शन के हवाले से भी कोई बात कर रहे हैं या उसी बात पे डटे हुए हैं जो पहले कहते थे? बिल्कुल, आपने सही बात की, जो पहले कहते थे वो उसी पे डटे हैं, उन्होंने नहीं आना, नंबर 1। दूसरी बात ये है सर कि यहाँ पे खौफ का आलम बहुत ज्यादा है, खासतौर पे इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया तो इनके सारे रास्ते, इनकी सारी चालें अब बेकार हो गई हैं। तो जो कारकुन थे इनके साथ हर वक्त जुड़े होते थे मियाँ साहब के, उन लोगों ने भी इस चीज को तस्लीम कर दिया कि अब एक खौफ है, अब इनकी स्ट्रेटेजी नहीं चल रही। तीसरी चीज ये है कि जिस तरह मरियम नवाज पाकिस्तान गई और जो वो जलसे कर रही हैं और उधर उनको जो रिस्पॉन्स आ रहा है नून लीग का कारकुन उसके खिलाफ है, तो उस वजह से भी ये लोग परेशान हैं। फिर इनकी जो खुद की हुकूमत नाकाम हुई, यानी मईशत के हवाले से, डॉलर्स के हवाले से, डार साहब गए, डार साहब ने कुछ नहीं किया सिवाय अपने ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं मीर इकराम? ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? इन्वेस्ट करेंगे, आएंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी को क्लियर पता है कि अगर यानी कि इमरान खान
कि ओवरसीज, आपको पता है टोटल इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल में अब कोई जगह बाकी रह नहीं गई है। जिस अंदाज में वो यहाँ रहे, पाकिस्तान छोड़ के आए, फिर यहाँ पे रहे, और फिर उनकी हुकूमत आने के बाद जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान का, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों में अब नून लीग के लिए कोई जगह नहीं है किसी भी जगह पे। और नून लीग वाले तो खुद भी, बल्कि जो यहाँ नून लीग है ब्रिटेन में, ठीक हो गया, मैं लेता हूँ। ठीक है, मीर साहब हमारे साथ ही रहिए, मैं करता हूँ आपसे बात। फ़खर, ये सब आपने सुना जिस तरीके से गवर्नमेंट जो करने जा रही है, भट्टी साहब की आपने बात सुनी, लिस्टें बनी हुई हैं, बाज नहीं आ रहे, वेयर आर वी हेडिंग टू? पहली बात तो ये कि मेरी दुआ है कि भट्टी साहब को, आपको और जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको अल्लाह ताला अपने महफूज रखे। लेकिन ये जो इंतकामी एमरजेंसी जो है ये इस मुल्क में नाफिज हुई भी है। अगर आप मरीम नवाज़ के पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद रखें तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जिसको वो फितना कहती हैं जब तक उसका खात्मा नहीं होगा उनको सुकून नहीं आएगा। और अभी भी उन्होंने आते ही जो है वो अपनी कैंपेन उस हवाले से शुरू की है। तो देखें, सच और हक़ की इस लड़ाई में इनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि इनका किस तरह से झूठ जो है वो जिस तरह से मीडिया में बेनकाब होता है। और अब तो आवाम इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इनके पास सियासत करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो अब ये जिस तरह के बयानात आ रहे हैं और जिस तरह भट्टी साहब बता रहे हैं, ये चाहते हैं कि हर कोई ग़ुलाम बन जाए। और मुझे तो लगता ये है कि वो जो 9 साल का हवाला दे रही थी, शायद वो ताना जो है वो अपने चचा वज़ीर-ए-आज़म को मारी थी, क्योंकि 9 महीने में जो उन्होंने पाकिस्तान को के अंदर घर घर खंडराट जो है ना वो खोद दिए हैं, उसके बाद तो लोग जो हैं इनको जोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएँ दे रहे हैं कि अच्छा भला हंसता बसता घर था हमारा और बर्बाद और तबाह कर दिया। और अब वो ज़बरदस्ती की वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहती हैं, ज़बरदस्ती की लीडरशिप लेना चाहती हैं। तो इस सारे मामले को अगर आप देखें तो जो फैशिज़म की जिस हम बात कर रहे हैं, इन्होंने तो जमहूरियत के नाम के ऊपर इंसानी हकूक़ का वो जनाजा निकाल दिया। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाना है, काफ़ी चाहता हूँ, वापस आते हैं तो इस पर मज़ीद बात करते हैं और जो इस वक्त हो रहा है उस पर मज़ीद तज्ज़िया लेंगे, भट्टी साहब का भी, अलीना का भी, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वतन अज़ीज़ की इकॉनमी का जिस तरीके से भट्ठा बिठा रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, और ऊपर से तीली लगाने के लिए अब आ गई हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा, तो मुझे लगता है कि वो जो खोतों की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी ना, वो खोतों की एक्सपोर्ट अब रुक जाएगी। टांगे वाले बड़े खुश हैं कि हमारे कारोबार वापस आ रहे हैं, तेल इतना महंगा हो गया, कौन अब गाड़ियों में बैठेगा। ये पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में दोबारा ही, क्योंकि ये कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए ये, लेकिन ये 400 साल पुराना जो यहाँ पर मुआशरा था उसको बनाना चाहते हैं और उसी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो महंगाई है, जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई इनको परेशानी नहीं है। और अब शहबाज शरीफ साहब तो ओपनली कहते हैं कि वो IMF की जो शराइत हैं, ये कहते हैं हमने इक़्तिदार नहीं छोड़ना, हम मर जाएं हम इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि चाइना ने श्रीलंका को दे दिया छूट 2 साल की, लेकिन पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को नहीं दी। पाकिस्तानी अवाम के लिए चाइना के दिल हाज़िर हैं। पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है चाइना जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, लेकिन ये इस कदर करप्ट हुक्मरान है, ये इस कदर बद किरदार हुक्मरान है कि इनके साथ चाइना जैसा मुल्क भी डील करने के लिए तैयार नहीं। और ये झूठ कितना बोलते हैं, मैंने आपको सुनवाया सारा मरीम नवाज़ साहबा का सारा, मैंने इनको। अच्छा, ये आपस में एक चाहता हूँ मैं आपको ज़रूर ये सुनवाऊँ शॉर्ट, ये नवाज़ शरीफ साहब जरदारी के बारे में क्या इनके तकब्बर और क्या रौनत और क्या, ज़रा सुनिए। कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो ये जरदारी साहब से मिले हुए हैं। अब उनको कौन समझाए, आप समझाएंगे उनको? ये कहते हैं मैं समझाऊंगा, जरदारी के पास जाएंगे। भट्टी साहब, ये कोई झूठ की कोई ऐसी कोई मतलब मॉडिफाइड और रिफाइंड किस्म की ये, और इतना झूठ बोलते हैं, ये इतना झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे कि
मतलब अब आप वो क्या कह रहे हैं, लोगों के साथ ठट्ठे लगा रहे हैं कि ये कह रहे हैं जरदारी, लेकिन इमरान खान तो शुरू से कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं जरदारी के साथ। भट्टी साहब, काजी साहब, समी साहब, गुजारिश है, वो मुस्लिम लीग का वजूद ही पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए बनाया गया, गो कि ये जुनेजो लीग थी। खुद जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ धरती का नासूर है, नासूर को जिस्म से तन से जुदा कर देते हैं, और वो एक ऐसा जख्म होता है जिससे गंद मुस्तकिल बह रहा होता है, उसको नासूर कहते हैं। हाँ, तो ये गंद बह रहा है, 40 सालों से गंद ही तो बह रहा है, उसकी वजह से तूफान फैल गया, मेरे और आपके फरज साहब के मुंह पे हाथ आ गया। इन्होंने एक मुंतहिब हुकूमत को 9 अप्रैल को इसी साजिश के तहत ख़त्म किया कि हम माजी में एक दूसरे की लूट मार करते थे, एक दूसरे को एनआरओ दे देते थे, तो मुल्क डिफॉल्ट होता जा रहा था, हमारे बैरून मुल्क खरबों रुपए बढ़ते जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि फितरे को निकालो। याद रख लें, कोई भी लीडर को अदालतें ताकतवर हल्के नहीं माइनस करते, अवाम करते हैं। आज इलेक्शन हो, आज 70 से 80% इमरान खान इन्हें नॉकआउट कर देगा। बहावलपुर में मरियम साहिबा का नाकाम जलसा हुआ, उन्होंने बरहमी का इजहार किया। 2 लोगों ने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने से इनकार कर दिया, इन्हें अवाम ने माइनस कर दिया। आपकी मुजरम लीग और माफी चाहता खून लीग, ओ यार कादी साहब, समी साहब, क्या नून लीग, मैं यार नो लीग, मैं माफी चाहता हूँ, सलेपो टांगे से दरगुजर कर देगी, अलीना बड़ा गुस्से से देख रही हैं। खून लीग को खून चूसने की आदत है, सानिया मॉडल टाउन हो, भट्टी में फेंके बंदों को मारा जाए, ये इनकी तारीख है। हमारे भाई पर आज हम अल्लाह बादशाह है, अरशद शरीफ का शहादत का हम पर कर्ज भी है और उसे अदा करना हम पर फर्ज भी है। 16 मुकदमा दर्ज किए। आज जस्टिस साहब ने नहायत मेहरबानी की, एक उम्मीद की किरण अदलिया ही रह जाती है, हमें हर मौके पे वो ही देती है। अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा दर्ज हुए, साबर शाकर पर हुए, समी इब्राहिम पर हुए, इमरान रियाज पर हुए और 10 लोगों को, एक साफी को 3 दिन पहले इन्होंने मारने की लाहौर में कोशिश की, वो तो वैसे फकीर है। मुझे बताएं, बड़ी कोई अदालत कोई ऐसा कमीशन बनाए ना कि ये मुकदमा दर्ज कराने वाले थे कौन? क्या समी इब्राहिम में इमरान रियाज साबर शाकर के जिस्म में मुल्क से मोहब्बत का खून नहीं दौड़ा? क्या हम मुल्क से इश्क नहीं करते? क्या इस मुल्क से जान माल हम कुर्बान नहीं है? यही इदारों के कुछ लोग हमें कहते थे, आजकल जो लगड़ बगड़ ये साफ़ी हैं, चंद लगड़ बगड़ जो अरशद शरीफ का मजाक उड़ाते हैं, ये कहते थे ये मुल्क दुश्मन है, इन्हें बुलाते थे, आज इन्हें गोद में बैठा लिया और जो मुल्क के लिए कुर्बान हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर मुकदमे कर रहे हो। आखिर ये नवाज शरीफ ने इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने हमला किया, आर्मी चीफ से गन पॉइंट पे इन्होंने रिज़ाइन दिया, क्यों कानून से बाला है? ये इतने मुकदमा तो रहे, क्यों ये सिलसिले को नहीं रोक रहे? इन्होंने मुल्क का सौदा कर दिया मुबैना तौर पर। मरियम नवाज आज भी आपके इदारों के बारे में जो अल्फाज कहती है, मैं और आप अपनी ज़ुबान पे नहीं दोहरा सकते, लेकिन कादी हमारा सामी साहब, मैंने और आपने मरने का ठेका लिया। अदारे क्यों होश नहीं करते? क्यों इनसे नहीं पूछते? मरियम नवाज ही कहती थी ना, कमर जवेद बाजवा रज़ाइन दे, फैज़ रज़ाइन दे, खलाई मखलूक ने धांधली की है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ख्वाजा आसफ की तकरीरें भूल गए हैं। आज इन्होंने मीर जाफरों को गोद में बैठा लिया। कल पहले सुना था कि झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो। वो काला कवा भी इनसे डरता है, शरीफ फैमिली से, कि हमने इनको काटा हम मर जाएंगे। वो काले कवे खत्म हो गए। और जालमो, तुमने गधे खत्म कर दिए, गिद्ध खत्म कर दिए, कवे खत्म कर दिए। सिर्फ झूठ की इजाद की, सिर्फ करप्शन की इजाद की, सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों की इजाद की। तुम इंसानी खून से भी तुम्हारा दिल नहीं भर रहा। और अरशद शरीफ की माँ के पास जाओ, पूछो, उसका बेटा, उसके बच्चे रोजाना पापा को याद कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। JIT बना ली दुबई सैर करने के लिए,
कीनिया सैर करने के लिए। और भाई पर्चे तो यहां हुए, जगह तुमने उसकी तंग की, यहां से ना जाता आज वो भी जिंदा होता। उससे ज्यादा मुहिब्बे वतन तो कोई नहीं था ना। काजी समी साहब, मैं जानता हूं ये आने वाला फरवरी में ये फुल मजालिम ढाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। इलेक्शन इनकी मौत बन चुका है, इन्हें पता है इलेक्शन हुए तो इमरान खान नहीं रुक सकता। उसको ताखीर कराने में फखर साहब से भी एक सिर्फ 30 सेकंड, इत्तेजाज अहसन साहब ने 4 मरतबा कहा कि 90 दिन के ऊपर एक जाना भी गैर आईनी आर्टिकल 6 होगा। निगरान हुकूमत कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकती। पूरा पंजाब उल्टा दिया। क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता? यार कोई तो उठे, कोई तो पहला कदम उठाए कि आप क्या कर रहे हो भाई। बुग़्ज़ इमरान में आप 62% पंजाब को कत्लगाह बना रहे हो। हम किसकी तरफ देखें? समी साहब आप कायद बताएं ना, हम कहाँ जाके इंसाफ मांगे? अभी पुराने जख्म हमारे भरते नहीं, नए जख्म लगाने की इनकी साजिशें तैयार हो जाती हैं। तो बड़ी आप बड़ा दिल दुखाने वाली है ये साथ जो आपने बयान किए हैं, ख़ास तौर पर अरशद शरीफ के, और जो ये इनके अज़ाइम है इस तरीके से, और जैसे ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक फ़ितना है और उसको एलिमिनेट करें, उसको निकाल के बाहर फेंकें, ये इतनी वाज़ेह धमकी है। मैं आपको शॉर्ट चलवा सकता हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं, जो ये इलेक्शन कमीशन को देते रहे, जो ये पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नलों को देते रहे, जो ये पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में ये जो मुग़ल्लज़ात बकते रहे, वो सब चीज़ें हम दिखा सकते हैं। लेकिन बात आपकी बहुत सही है कि जिनके बारे में ये बात कहते हैं, ये उनका काम है कि वो इसको देखें, आइन और कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ है तो उसको रोकें और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। मैं जब वापस आता हूँ तो इसी नुक्ते पर बात करेंगे और फिर तज्जिया लेंगे अलीना इलियास का भी। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मरियम नवाज़ की। अगर अल्फाज आप गौर से सुने तो वो कह रही हैं कि इसको निकालो, ज़रा एक दफ़ा दोबारा चला दें ये फितने वाली बात। वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। इनकी अपनी हुकूमत है, किसको कह रही हैं ये? क्या कोई इसके पीछे को कहानी है? क्या कोई वादे हुए हैं कि इसको निकालना है? अलीना, ये जो मरियम नवाज़ कह रही हैं, अब इसके बाद किसी को शक रह गया कि ये जो वज़ीराबाद में हमले हुए, ये जो दूसरे हमले हो रहे हैं, और अब आगे जो हमला खुदा न खास्ता अगर कोई होने वाला है तो कौन उसके पीछे होगा? इसके बाद शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ियों से बात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने नहीं की है, लेकिन जो उन्होंने बातें की बड़ी अहम की हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीटीआई को जो है वो तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से उनके लोगों को जो है वो, मैं अगर ये कहूँ कि उन्हें हरास किया जा रहा है या उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, या उन्हें कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ दें, तो ये गलत नहीं होगा। अब अगर हम ये बात करें कि ये सारी चीज़ें हुकूमत करा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक सवाल आपके जहन में आता है ना कि हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है कि वो ये सारी चीज़ें खुद करा ले, वो किसी ना किसी के इमाम पे या किसी ना किसी के दम पे करा रही है ये चीज़ें। आधा सच है कि हुकूमत ये चीज़ें करा रही है, लेकिन आधा सच ये है वो किसी की वजह से करा रही है। अब आप देखें ना, जब से मरियम नवाज़ साहबा वापस आई हैं, मैं ये समझती हूँ, जो मैंने गौर किया, इससे पहले भी ये कार्रवाइयाँ की जा रही थी, इस तरीके की सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा था, जिसके बारे में अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने एक लिस्ट बना ली है। अब वो अकेली हुकूमत ने तो लिस्ट नहीं बनाई होगी ना। अरशद शरीफ साहब की शहादत के बारे में कितने सवाल किए जाते हैं। इसमें एक बात है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आज जिस तरीके से फैसला किया, इमरान रियाज साहब का लाहौर में जैसे फैसला हुआ, उससे ऐसा लगता है कि ये तासुर, क्योंकि ये एक बड़ी खौफनाक गेम है, ये तासुर देने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत कि शायद पीछे और भी कोई ताकत है। लेकिन मैं भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल है, ये कैसे फिर ये लोग इतने बहादुर हैं हमारे, हमें उन पर, वी आर प्राउड ऑफ देम, लेकिन इससे एक ये चीज़ भी तो कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये तासुर दे रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इसके पीछे है, वो भी हमें लगता है कि शायद फिर ये एक कहानी परसेप्शंस बनाने की है। शमी साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सी चीज़ें जो है ना वो क्लियर की जा सकती हैं। हमने देखा बहुत सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिनका कोई प्रेसिडेंट नहीं था। अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है और मुल्क के ये हालात है, तो अगर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाकी ओवर टू भट्टी साहब। जी भट्टी साहब।
देखिए काजी साहब, समी साहब, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये इनकी प्लानिंग की है। 4 मीडिया सेल बनाए गए हैं जिनमें बेपनाह पैसा बांटा गया है कि वो आदमी जो मौजूदा रजीम चेंज के खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको टारगेट किया जाए और इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाए और तासुर ये दिया जाए कि ये ताकतवर हल्के करा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इनके साथ हों, कुछ सिर्फ चंद लोग, आटे में नमक भी नहीं। इसीलिए हम आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर से कह रहे हैं खुदा के लिए इसी तरह थोड़ा सा काउंटर चेक करवाएं। ये जुल्म कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बना रहे हैं क्योंकि ये सियासी मैदान से भाग चुके हैं, सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें हुकूमत नहीं मिली, इन्हें हुकूमत दिलाई गई साजिश के बाद। पंजाब हुकूमत में जो किया जा रहा है वो शायद ही मकबूजा कश्मीर में हो, लेकिन मेरी अदारों से है, हर रोज़ पाक फौज का जवान और अफसर शहीद होता है। मैं उनकी फैमिलियों से मुतालबा करता हूँ, पूरी की पूरी पाक फौज से करता हूँ, खुदारा इसे ज़रा काउंटर चेक कराएं, कहीं 1-2 या कुछ लोग उनके लिए मसाइल, नाम तो नहीं गलत इस्तेमाल कर रहे, वो तो हमारे इदारे हैं ना। इस हुकूमत में इतनी ताकत नहीं। अब लाहौर में एक मोटू गैंग बनाया पुलिस अफसर का इन्होंने, उसने आपका भी नाम डिस्कस किया है कि एक केस में 3 सहाफ़ियों का, कि यार किसी तरह इन्हें लाओ। यार ये हरकतें हैं समी साहब, क्या हम इससे बाद आ जाएंगे? हमने किया क्या है? और भाई तुम अपने करतूत अच्छे कर लो, साफ शफाफ इलेक्शन करा लो, आप करप्शन बंद कर दो, हम आपकी तारीफ कर लेंगे। आपका भाई वजीर आज़म है शहबाज शरीफ का, वो अपनी हुकूमत पर एतबार नहीं कर रहा, मुल्क में नहीं आ रहा। मरियम नवाज कहती थी पहले हमें अदालतों से इंसाफ का यकीन नहीं, फिर कहती थी कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी यहाँ महफूज नहीं है, ये अल्लाह भी है कि फैसले करने लग पड़े, बगैर लिख के दो उसकी उम्र ज़िंदगी है। तो हम आम आदमी आप पर एतबार क्यों करे? आपका तो सगा भाई नवाज शरीफ नहीं एतबार कर रहा, इस मुल्क में नहीं आ रहा तो आम कैसे करे? अच्छा फ़खर रहमान, अदारों से बिल्कुल बिल्कुल फ़खर, मिन्नत समाजत है फ़खर साहब से जी कि खुदा के लिए कोई रोल अदा करें, इन्हें रोके इस जुल्म से, नाइंसाफ़ी से। आप हमारे मुहाफिज हैं और आपकी वजह से पाकिस्तान कायम है। अगर कुछ लोग हैं तो उन्हें रोक दिया जाए। फ़खर देखिए, माजी में भी हमने देखा जिसमें भी रौनो तर तकब्बर थी उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तकब्बर जो है ये इंसान जो भी करेगा वो गर्क ही होएगा। लेकिन अभी जैसे गुफ्तगू है, अभी इंसाफ शुरू नहीं हुआ, अभी तो इंसाफ होगा और ये जेलों में जाएंगे और ये रो रहे हैं, और ये ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आब हयात पी रखा है, और ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सारी आने वाली ज़िंदगी जो है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, इसी तरह इक़्तिदार में रहना है। ये कौन इतना जो नशा इक़्तिदार का जो सर चढ़ के बोल रहा है, कैसे रुकेगा? समी साहब, जिस तरह मरियम नवाज़ दावे कर रही है और जिस तरह से वो मुतालबे कर रही है, तो जिन कुव्वतों से वो मुतालबे कर रही है, उस 9 महीने के अंदर जो सूरत हाल इस मुल्क की बन गई है, अब होश के नाखून लेने का वक्त आ चुका है। और जिस तरह अगर हमारी अदलिया जो है वो जिस तरह से अब फैसले दे रही है, और अगर वो इसी तरह से मोमेंटम रहा, तो मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली और बहाली का एक सिलसिला जो है वो दोबारा से आ सकता है। लेकिन ये जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, इसको अगर हम सामने रखें तो जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं, मेरे ख़्याल में कुछ अहम फैसले जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आइंदा चंद दिनों के अंदर हमें होते हुए नज़र आएंगे, और उसके असरात जो हैं वो आवाम तक पहुँचेंगे। जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि देखिए, किसी को माइनस करना, किसी को एलिमिनेट करना या किसी को उठाकर बाहर फेंकना है सियासी मैदान से, तो उसका बेहतरीन इलेक्शन है, उसका बेहतरीन। अच्छा, मुझे एक भट्टी साहब से सवाल करना है। 9 फरवरी को है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर, और पार्लियामेंट हाउस में होगी, पीएम हाउस में नहीं होगी। आपको लगता है कि ये कोई फैसला कौन होगी, यानी पीटीआई वाले लोग इसमें जाएंगे? क्योंकि पीटीआई तो कहती है इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करें तो हम आने के लिए तैयार हैं। तो समी साहब, गुजारिश है, तमाम पार्टियां तो पहले ही इक़्तिदार में हैं। एक बड़ी जमात है जो सबसे मकबूल जमात है, जिसकी 155 सीटें थी, आपने उससे गन पॉइंट पे हुकूमत छीन ली, 100 पर्चे करा दिए, उस पर कातलाना हमला करा दिया। पीडीएम बुला क्यों रहे हो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस? सारी पार्टियां तो इक़्तिदार में हो, ओ भाई जान छोड़ो हमारी, खुदा का वास्ता है। ना तुम
माशी इस्तेकाम ला सकते हो, ना मुल्क में अमन कायम कर सकते हो, ना सियासी इस्तेकाम कर सकते हो, ना लोगों को जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो। सिर्फ अपने नैब कवानीन में तरमीम करके खरबों रुपए के केस ख़त्म करवा लिए। किस लिए बुला रहे हो आर पार्टी कॉन्फ्रेंस? क्योंकि आपने पिछले 9 माह सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के लिए तमाम सरकारी वसाइल झोंक दिए। इसलिए मुल्क में दहशत गर्दी आई आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपने इंतकामी रविश रखी, आपने इंतकामी कहा, आपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझा, आपने अपने मुकदमात ख़त्म कराए और चार्टर्ड प्लेन पे बाहर पैसे लेकर गए। इन 9 माह में तारीख का बहुत बड़ा पाकिस्तान से सरमाया बाहर गया है। इन 4-5 बंदों को पकड़े, शेख रशीद के लिए लाहौर से कुछ बंदे भेजे गए कि जान के उसको धक्के दो, मारो, उधर तजलील करो। ये काम करती हैं हुकूमतें। हुकूमतें तो आवाम की जानो माल की मुहाफ़त होती हैं। क्या इमरान खान आज घर में है, 3 गोलियां खा के, 60 मुकदमा दर्ज करवा के, और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है। और वो दलेर है जो गोलियां खा के यहाँ पे मुकाबला कर रहा है, वो गुस्सेल है, वो रो रहा है, और जो लंदन बैठा हुआ है वो मुकाबला कर रहा है, वो दलेर है। समी साहब, जिस पर कातलाना हमला और फिर होने का खदशा है, जिसकी पूरी क़यादत को धमकियां दी जा रही हैं, वो खड़ा है लोगों में, अवाम में, और जो मुल्क की तकदीर का फैसला कर रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट नाहल दे रही है, सजा दे रही है, वो आपके अहमदारों का फैसला कर रहा है और बाहर बैठा हुआ है लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर। रोजाना कुछ 6 कप मुबैना तौर पर काफी के पी जाता है और पैसे भी नहीं देता। और मरियम नवाज साहबा के तकब्बराना लहजे में, तकब्बराना लहजे पे नासिर भट्ट लगाया है। भट्टी साहब, मुझे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नासिर भट्ट भी काफी काटे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर अगली नशिस्त में ये जो गुफ्तगू रह गई है इसको पूरा करेंगे। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है वो कॉफ़ी पीते हैं तो पैसे थोड़ी देते हैं। भट्ट साहब बेचारे, मैं देखता हूँ कई दफ़ा जेबों में हाथ डाल रहे होते हैं, वही देते होंगे पैसे। बहरहाल इजाज़त दें, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।